नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से जो हुंकार भरी, उसका 24 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान में जबरदस्त इंपैक्ट दिख रहा है। पाकिस्तान गृह युद्ध के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। वहां लड़ाई छिड़ चुकी है और इस लड़ाई में एक तरफ है वो पाकिस्तानी जो पानी के लिए तड़प रहे हैं और दूसरी तरफ है पाकिस्तान के हुक्मरान, फील्ड मार्शल असीम मुनीर की सेना और उसकी कठपुतली शहबाज सरकार। ये दोनों मिलकर पानी के लिए तड़पते पाकिस्तानियों को खून की घुट्टी पिला रहे हैं, फिर से आतंक के रास्ते पर धकेल रहे हैं। कल पहलगाम हमले के 1 महीने पूरे हुए थे और आज से ठीक 1 महीने पहले 23 अप्रैल को भारत ने पाकिस्तान से पहला बदला लिया था और सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से बहने वाली सिंधु नदी का पानी रोक दिया। कल बीकानेर से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के उस प्रण को एक बार फिर से दोहराया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। सिंधु का पानी उस पाकिस्तान को नहीं पिलाया जा सकता जो आतंकवाद फैलाता है। आपको पहले सुनाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कल सिंधु जल समझौते पर भारत के रुख को एक बार फिर से क्लियर किया है। और फिर से एक बार जरा सुनिए कि भारत के फैसले का आज पाकिस्तान में क्या असर दिख रहा है। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। तो वाटर बम यानी कि पानी वाला बम चले 1 महीना हुआ है, अभी सिर्फ 30 दिन, और देख लीजिए कि कैसे इन पाकिस्तानियों का दम निकलने लगा। पाकिस्तान पहलगाम हमले के अगले दिन जब मोदी सरकार ने सिंधु का पानी रोकने का फैसला लिया था, तो अपने देश के भीतर से ऐसी आवाजें आ रही थी कि खून का बदला तो खून होना चाहिए और सिर्फ पानी रोकने से काम नहीं चलेगा और पाकिस्तान का पानी रोकने से पाकिस्तान को कोई दंड नहीं मिलने वाला। पीएम मोदी ने दोनों किया। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर खून का बदला खून से भी लिया और पानी रोकने के फैसले का रिजल्ट भी 30 दिन के भीतर दिखने लगा। पाकिस्तान बेहाल है, बिलबिला रहा है। मोदी ने पाकिस्तानियों को नेशनल असेंबली में खड़े होकर अपनी ही सरकार से गुहार लगाने के लिए मजबूर कर दिया कि शहबाज सरकार कुछ तो करो, भारत के हाथ पांव जोड़ो लेकिन पानी लाओ, वरना हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। पाकिस्तान की खेती, फैक्ट्री सब चौपट हो जाएगी। लेकिन देखा जाए तो ये पाकिस्तानी सांसद बिल्कुल गलत जगह पर फरियाद कर रहे हैं। इसे रावलपिंडी के बंकर जाना चाहिए और वहां छिपे अपने फील्ड मार्शल असीम मुनीर के पांव पकड़ने चाहिए कि आतंक का रास्ता अब तो छोड़ दो और भारत से पानी मांगो, पानी लाओ। ये पाकिस्तानी सीनेटर जहां बोल रहा है, उस नेशनल असेंबली का, उस डेमोक्रेसी का पाकिस्तान में कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। यह सब दिखावा है, छलावा है। पाकिस्तान की असल तस्वीर यही है कि वहां की सेना ही सत्ता है और सेना वाली सत्ता के सिर अब वो एक तरीके से आतंक सवार है। आपको हमने पाकिस्तानी सांसद का दर्द दिखाया। अब सुनिए कि पाकिस्तान सेना का प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ये क्या कह रहा है। एक तरफ सीनेटर ये कहता है कि सिंधु के पानी के बिना पाकिस्तानी प्यासे मर जाएंगे और दूसरी तरफ मुनीर की सेना का प्रवक्ता है, वो पानी के मुद्दे पर भारत को धमकी दे रहा है। और धमकी की भाषा भी वही है, वही लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हाफिज और मसूद जैसे आतंकी सरगना करते हैं। जरा बयान को सुनिए और उसके बाद अंदाजा लगाइए। तो हिमाकत देखिए और बड़बोलापन देखिए कि पाकिस्तान का डीजी आईएसपीआर का जो अधिकारी है वो कह रहा है कि तुम हमारा पानी बंद कर दोगे तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। पाकिस्तान को अभी तक अपनी औकात का अंदाजा नहीं है कि वो क्या कह रहा है और ये कहने का अंजाम क्या हो सकता है। पाकिस्तान पानी के लिए आज तड़प रहा है, हलक सूख रहा है और मुनीर की सेना खून की घुट्टी पिला रही। जिहादी जनरल ये के सारे प्यादे आतंकी सरगनाओं हाफिज और मसूद से क्लास लेते हैं।
और हाल ही में पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में लश्कर चीफ हाफिज सईद ने बिल्कुल यही कहा था, अगर तुम हमारा पानी बंद कर दोगे तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। और उसी बात को जो डीजी की जो बयान हमने आपको सुनवाया, उसी लाइन को दोहरा रहा है। इसके भी शब्द वही हैं, सोच वही है, एकदम आतंकियों वाली। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान में कौन आतंकी है, कौन फौजी है, कौन सेना है, कौन जनरल है और कौन नेता है, आप बिल्कुल बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। और जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अगली बार से भारत आतंकियों और आतंकियों को पनाह देने वाले, उनकी सरपरस्ती करने वाले सरकार के बीच में कोई फर्क नहीं करेगा, तो बिल्कुल सही कहते हैं। और आतंकियों और सेना के बीच में अगर गठजोड़ की बात मैं कर रहा हूं बार बार, तो गठजोड़ आखिर हो क्यों नहीं? आतंक फैलाने के लिए प्रमोशन मिलता है भाई, वहां बड़ा बड़ा ओहदा मिलता है। और जो पाकिस्तान की फौज है वो असल में वर्दी वाले आतंकी है। और ये जो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोग हैं वो सिविल ड्रेस वाले आतंकी हैं। फर्क बस इतना ही है, क्योंकि दोनों का मकसद एक है, दोनों की आइडियोलॉजी एक है। दोनों का मकसद भारत के भीतर जिहाद फैलाना, खून खराबा करना और भारत को कमजोर करना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि वहां की सरकार, सेना और आतंकी असल में एक ही सिक्के के सब अलग अलग पहलू। कट्टरता तो वहां बढ़नी ही है, क्योंकि फौज वहां आतंकियों को बढ़ावा देती है और आतंकी फौज को एक तरीके से उसको आइडियोलॉजिकली उसको सपोर्ट करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सिंधु के पानी के लिए हाहाकार सुनाई दे रहा है, और दूसरी तरफ देखिए कि कैसे जिहादी मुनीर का गाजे बाजे के साथ फील्ड मार्शल वाली छड़ी सौंपी जा रही है मुनीर को। मुनीर की ताजपोशी के दौरान क्रेडिट कम ना हो जाए, मुनीर के सामने नंबर कम ना हो जाए, इसके लिए पीएम शहबाज और राष्ट्रपति जरदारी दोनों मिलकर मुनीर को बैटन थमा रहे हैं। असल में जिहादी जनरल को ये दोनों फील्ड मार्शल की प्रतीकात्मक छड़ी नहीं दे रहे, बल्कि एक तरीके से सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान की गद्दी सौंप रहे हैं। अब तक बैकडोर से कठपुतली सरकार चला रहा था मुनीर। शहबाज और जरदारी का असली मालिक है मुनीर। और ये तस्वीर, ये कहानी जो कहती है, ये बिल्कुल सही तस्वीर है। वैसे पाकिस्तान का इंटरनल मामला है कि वो मुनीर को लाहौर मार्केट से खरीदकर चाहे मेडल पहना दे, चाहे किसी गधे को फील्ड मार्शल बना दे, हमारे लिए मायने नहीं रखता। हिंदुस्तान के लिए मैटर नहीं करता कि मुनीर की ये सेना और उसकी एक कठपुतली सरकार पानी के लिए आतंक का रास्ता छोड़ेगी या नहीं। हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ये सुनिश्चित करके रहेगा, पाकिस्तान की पॉलिसी चाहे जो हो, हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। और हमारी पॉलिसी यह है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। और जब जब आप आतंक का रास्ता अख्तियार करोगे, तब तब भारत आपको घर में घुस कर मारेगा। और मैं तो बार बार कहता हूं कि इन्हें अपनी आवाम की, अपने लोगों की कोई उसकी परवाह ही नहीं है। इन्हें पानी नहीं चाहिए भाई, इन्हें ब्रह्मोस और राफेल वाला ट्रीटमेंट पसंद आएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके भी एक नहीं कई सबूत हैं। एक तरफ नेशनल असेंबली में सीनेटर कह रहा है कि पानी दो नहीं तो हम मर जाएंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का गुड्डा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो पीओके पहुंचकर आतंकियों के बीच खैरात बांट रहा है। और इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक आर्थिक सहायता के नाम पर पीओके में मौजूद आतंकी कैंप्स में शहबाज सरकार दोबारा से फंडिंग कर रही है। और जिन परिवारों को पाकिस्तान की सेना और सरकार शहीद परिवार बता रहे हैं, वो असल में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और लश्कर के आतंकी थे, वो हिजबुल के आतंकी थे। और ये सारे आतंकियों के परिवार हैं जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। शहबाज की सरकार मृतकों के परिवारों को सहायता के नाम पर 10 से 18 लाख रुपए तक की मदद बांट रही। और जिन आतंकी ठिकानों को भारत ने मिसाइल से बर्बाद कर दिया, उन्हें बनाने के लिए 19 लाख रुपए से लेकर 42 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही, मदद दी जा रही। और हैरानी की बात तो यह है कि शहबाज सरकार ये फंड अपनी जेब से निकाल कर नहीं बांट रही,
बल्कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसी विदेशी एजेंसियों से उधार में जो पैसे मिले हैं वो आतंकियों के बीच बांट रहे हैं। पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए IMF वगैरह से पैसे ठगे हैं और वो सारा पैसा फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए झोंका जा रहा है। अब बताइए कि ऐसे आतंकी माइंडसेट वालों को पानी देना चाहिए या फिर इन्हें लाठी पड़नी चाहिए। ये मार खाकर भी सुधरने को तैयार नहीं। इन्हें सिंधु का पानी अगर दिया जाए तो कैसे दिया जाए, क्योंकि ये पानी पीकर अपनी प्यास बुझाकर फिर से अब बंदूक उठाएंगे, फिर से जिहाद के नाम पर आपके खिलाफ आएंगे और फिर से बेगुनाहों का खून बहाएंगे। ऐसे आतंकियों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? कैसे उस देश को पानी पिलाया जा सकता है जो मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने की बात आने पर पीछे हट जाए? उदाहरण के लिए देखिए जरा कि कल हमारा एक प्लेन, आपने देखी होगी ये तस्वीर, इंडिगो की फ्लाइट थी जो कि हेलस्टॉर्म में फंस गई थी और जिसकी नाक टूट गई। ये तस्वीर आपने देखी होगी। कल ये विमान जब बिगड़े हुए मौसम के वजह से फंस गया तब इसके पायलट ने लाहौर के ATC से संपर्क किया कि मौसम खराब है और हमें मानवता के आधार पर लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत दे दो। लेकिन लाहौर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने साफ साफ मना कर दिया, ऐसे जैसे कि मरना हो तो उधर ही मरो, इधर मत आओ। अब बताइए कि ये जो पानी के लिए तड़पते पाकिस्तानी हैं, क्या वो किसी तरीके की मानवता के हकदार हैं? क्या इन्हें क्या पानी दिया जाना चाहिए? पाकिस्तान के पास कल एक मौका था, मुसीबत में फंसे विमान को उतरने देने का मौका, एक ऐसा मौका था जिसके जरिए वो एक मैसेज दे सकता, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि दुनिया को। हो सकता है कि उसकी छवि थोड़ी बेहतर होती और हो सकता है कि हिंदुस्तान के लोगों को उसके प्रति थोड़ी सी उसके मन में, हिंदुस्तान के लोगों के मन में इस बात के लिए उनके प्रति थोड़ी सी तो श्रद्धा होती कि भाई कम से कम मुसीबत में फंसे हमारे विमान को उसने उतरने का मौका दे दिया। लेकिन आप सोचिए कि कितनी गिरी हुई सोच है कि एक फ्लाइट जिसमें कि सारे सिविलियन हैं, वो कोई मिलिट्री प्लेन नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ उतरने की बात छोड़िए, उन्होंने कहा कि हम आपका एयर स्पेस इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके इलाके से होकर के हम गुजरना चाहते हैं ताकि इस तूफान से बच सके। इसकी भी इजाजत नहीं दी उन्होंने। तो फिर आप बताइए कि क्या ये सिंधु के पानी का हकदार हैं? क्या इनके लिए सिंधु का पानी छोड़ा जाना चाहिए? बहुत सारे लोग इस देश में इस तरह के हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया पानी रोक नहीं सकते और किसी देश का उनके सिविलियंस को आप इस तरीके से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। लेकिन सवाल यह है कि जिस देश की सरकार, जिस देश में सेना और जिस देश के आतंकी मानवता के सारे मूल्यों को भूल चुके हैं, क्या वो किसी मदद के हकदार हैं? किसी तरह की मरवत के हकदार हैं वो? आप खुद सोचिए। देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि हिंदुस्तानियों को एयर डिफेंस के क्षेत्र में कौन सा कुश कवच मिलने जा रहा है जिसकी दुनिया भर में आज बहुत चर्चा है। पाकिस्तानी मिसाइलों और स्वार्म ड्रोन के अटैक को S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे आसमान में ध्वस्त कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसे पूरी दुनिया ने देखा और भारत के जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम का लोहा माना। लेकिन भारत इससे आगे बढ़कर अब दुनिया को चौंकाने वाला है। मूड मीटर में आज इस स्टोरी में आपको हम बताएंगे कि भारत का वो महाबली एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट, जिसकी धमक पाकिस्तान तो छोड़िए, इसकी धमक से चीन तक में खलबली मची हुई, क्योंकि डिफेंस कारोबार से लेकर जंग के मैदान तक के हर मोर्चे पर भारत एक तरीके से चीन को पटखनी देने वाला है। यह भारत का अपना गोल्डन डोम है, लंबी दूरी तक मार करने वाला अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम कुश, जो भारत को जमीन से आसमान तक 3 लेयर की सिक्योरिटी देगा। दुश्मन की मिसाइलें हों या फाइटर जेट,
ड्रोन हो या लाइटनिंग म्यूनिशन, कुछ एयर डिफेंस सिस्टम उसे 350 किलोमीटर दूर हवा में ही मार गिराएगा। इसका इंटीग्रेटेड सिस्टम इस तरीके का होगा कि दुश्मन के स्टेल्थ विमानों का भी इसकी नजर से बच पाना मुश्किल होगा। इसे रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के टक्कर का बताया जा रहा है, बल्कि कई लोग तो यह कह रहे हैं कि यह उससे आगे की टेक्नोलॉजी, और बहुत सारे मामलों में यह S-500 के बराबर है। खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसके ट्रायल की रफ्तार तेज कर दी गई है, और यही वजह है कि भारत के इस महत्वाकांक्षी डिफेंस प्रोजेक्ट की चर्चा दुनिया भर में। इसी फरवरी में बेंगलुरु में हुए इंटरनेशनल एरो डिफेंस शो में DRDO ने M1 इंटरसेप्टर मिसाइल को प्रदर्शित किया था, और यह कुश एयर डिफेंस सिस्टम के लिए डेवलप की गई पहली मिसाइल है जिसकी रफ्तार 5.5 मैक यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 5.5 गुना से भी ज्यादा तेज होने का दावा किया गया है। अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो इसकी रफ्तार 6,700 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह इतनी तेज रफ्तार है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और इसी के बाद से कुश एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया की नजरों में एक तरीके से चढ़ गया है। M1 इंटरसेप्टर मिसाइल कुश एयर डिफेंस सिस्टम के पहले लेयर की मिसाइल है, जिसका वजन 650 किलोग्राम और मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, जबकि इसकी M2 इंटरसेप्टर जो मिसाइल है उसकी रेंज 250 किलोमीटर होगी। और इसी तरीके से जो तीसरे लेयर की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसको M3 कहा जा रहा है, वो दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट या दूसरे टारगेट को 350 किलोमीटर दूर से ही ध्वस्त कर देगी। यानी एक ही मिसाइल सिस्टम से एक ही वक्त में 3 अलग अलग दूरी के टारगेट एक तरीके से नेस्तनाबूद किए जा सकते हैं, उनको ध्वस्त किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि कुश एयर डिफेंस सिस्टम एक बार में एक साथ 80 टारगेट को उसी तरीके से निशाना बना सकता है जिस तरह रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मल्टीपल टारगेट को इंगेज करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। आपको याद दिला दूं कि भारत ने 2018 में रूस से S-400 की डील की थी, जिसके तहत 40,000 करोड़ रुपए में भारत ने 5 S-400 खरीदा था, और अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम कुश का प्रोजेक्ट भी 40,000 करोड़ रुपए का है, और इस बजट में 9 कुश एयर डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार हो रहा है। यानी S-400 की लागत में भारत उससे करीब 2 गुना की संख्या में कुश एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लेगा। दुनिया भर के देशों की नजर इसलिए भी भारत के इस स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पर है कि ये बाकी दुनिया में जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसके मुकाबले काफी किफायती है, काफी सस्ता है। यानी कुछ इस बात की गारंटी बनकर आ रहा है कि वो भारत को डिफेंस सेक्टर का एक बड़ा खिलाड़ी बना देगा। कुश एयर डिफेंस सिस्टम का प्रोजेक्ट भारत ने क्यों शुरू किया, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले यह जान लीजिए कि कुश के सामने इजराइल का आयरन डोम और अमेरिका का जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैसे उसके सामने फीका पड़ जा रहा है, कैसे उसके सामने कमजोर पड़ रहा है। तो आपको बता दूं कि इजराइल के आयरन डोम की रेंज 70 किलोमीटर और अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस की रेंज 110 किलोमीटर है, जबकि कुश एयर डिफेंस सिस्टम 350 किलोमीटर दूर से दुश्मन को ट्रैक कर लेगा और उसे तबाह कर देगा। यानी यानी कि जो आयरन डोम के मुकाबले जो कुश एयर डिफेंस सिस्टम है वो 5 गुना और पैट्रियट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा ताकतवर है, उसकी रेंज उससे कहीं ज्यादा बड़ी। और चूंकि भारत के पास एक अपना एयर डिफेंस सिस्टम पहले से है जिसको आकाश तीर कहते हैं, वो भी शॉर्ट रेंज का के जो मिसाइलें हैं या शॉर्ट रेंज के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही भरोसेमंद एयर डिफेंस प्रणाली है, क्योंकि उसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर बताई जाती है। अब चीन की बात करते हैं। चीन अपने एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 की जो मारक क्षमता है वो 300 किलोमीटर बताता है, और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उसे मार गिराया और एक तरीके से चीन को औकात दिखा दी। इस लिहाज से भी अगर देखें तो कुश एयर डिफेंस सिस्टम
चीन के HQ-9 का भी बाप साबित होने वाला है। और ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक गोल्डन डोम बनाने का फैसला अभी कुछ दिन पहले ही लिया। लेकिन पीएम मोदी की सोच देखिए कि प्रोजेक्ट कुश को उन्होंने 2022 में ही हरी झंडी दे दी थी। और बड़ी बात यह है कि 2 साल के अंदर ही इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट लेयर, जो कि पहला चरण है, उसका जो मिसाइल है उसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। यानी कि M1 जिसको कहा गया है, M1 मिसाइल की टेस्टिंग शुरू हो गई है और अगले 4 सालों में यानी कि 2029 तक इसे पूरी तरीके से विकसित करके सेना को सौंपने की तैयारी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी का प्रोजेक्ट कुश जो है वो ट्रंप के गोल्डन डोम से भी आगे की चीज है। कुश एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भारत एक तरीके से अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के बाद दुनिया का 5वां ऐसा देश बन जाएगा जिसका अपना लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा और जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इसीलिए वर्ल्ड डिफेंस सेक्टर में इसे भारत की एक लंबी छलांग माना जा रहा है। कुश एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं कि वो किस तरीके से दिखेगी और कैसे काम करेगी। चूंकि कुश एयर डिफेंस सिस्टम में 3 रेंज के इंटरसेप्टर मिसाइल तैनात होंगे, इसलिए इस सिस्टम में मल्टी मिसाइल लॉन्चर होंगे और इसकी जो लॉन्च रेंज है उसमें सर्विलांस रडार होगा, फायर कंट्रोल रडार होगा, इंटीग्रेटेड ट्रैकिंग सिस्टम होगा जो सैटेलाइट से रियल टाइम डेटा ले रहा होगा या रियल टाइम इंटीग्रेटेड होगा और दोनों का ट्रैकिंग सिस्टम सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा। जैमर सिस्टम जो होगा वो भी इसके साथ जुड़ा होगा जो कि ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक और सर्विलांस सिस्टम को जाम करने में सक्षम होगा। और इसके अलावा जो एक कमांड सेंटर इस तरीके से विकसित किया जाएगा जहां पर कि जितने भी इसके इंटरसेप्टर हैं या जितने भी इसके ट्रैकिंग एंटीना हैं उस सब से वो कनेक्टेड होगा, जहां रियल टाइम डेटा और टारगेट का पूरा एनालिसिस होता रहेगा। और कुश एयर डिफेंस सिस्टम को दुश्मन पर अटैक का एक तरीके से यहीं से कमांड दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम के जरिए कुश भारतीय वायुसेना के कमांड सेंटर से भी सीधे कनेक्टेड रहेगा, जहां से फाइटर जेट को भी कमांड दिया जाता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कुश भारत के फुल्ली ऑटोमेटेड डिफेंस नेटवर्क का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बनने वाला है, जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के अटैक और डिफेंस को एक तरीके से बड़ी ताकत उसकी ताकत में बड़ा इजाफा करेगा। कुश एयर डिफेंस सिस्टम जहां भी तैनात होगा, जहां भी एक्शन रेडी होगा, वो 300 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के हर टारगेट को पहचानेगा और रेंज में आते ही उसे मार गिराएगा। ये भारत के एयर स्पेस के लिए ऐसा सुरक्षा कवच बनाने वाला है जो दुश्मन के लिए अभेद्य होगा। जिस तरह भारत के लिए पाकिस्तान और चीन के बाद बांग्लादेश भी एक गंभीर खतरे की तरह उभर कर सामने आ रहा है, इन तीनों सीमाओं को जमीन से आसमान तक सिक्योर रखने की जरूरत है और कुछ इन मोर्चों पर बेहद अहम साबित होने वाला है। भारत ने 2018 में रूस से S-400 की डील की थी तो उसके पीछे तीनों सीमाओं की सुरक्षा की सोच शामिल थी, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण S-400 की डिलीवरी में देरी हुई। 5 में से 3 S-400 भारत को सिर्फ अभी तक 3 ही मिल पाए। इसलिए मई 2022 में मोदी सरकार ने फैसला किया कि भारत का खुद का लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपना होना जरूरी है और इसी के बाद कुश एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट को एक तरीके से मिशन मोड में शुरू किया गया और अब उसका नतीजा भी सामने है आपके कि बहुत जल्दी ही इसका जो पहला चरण है, M1 प्रोजेक्ट है, जो M1 चरण है वो पूरा हो जाएगा, जो कि 150 किलोमीटर जिसकी रेंज होगी और 2029 तक 300 से 350 किलोमीटर के रेंज वाला जो पूरा एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम होगा, एयर डिफेंस सिस्टम, वो भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। तो देश का मूड मीटर में अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि कैसे बांग्लादेश में सेना और मोहम्मद यूनुस आमने सामने आ चुके हैं और क्यों कहा जा रहा है कि कट्टरपंथ के रास्ते पर आगे बढ़ चुके बांग्लादेश की गर्दन मरोड़ने का राइट टाइम
आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर सबकी नजरें गड़ी हुई है। उधर बांग्लादेश में एक से बढ़कर एक बम फूट रहे हैं। एक बहुत मशहूर फिल्मी डायलॉग है, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस जब से कुर्सी संभाल रहे हैं यही काम कर रहे हैं। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश के आर्मी चीफ से ठन गई और बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने वार्निंग दे दिया है कि दिसंबर से पहले हर हाल में चुनाव करवाओ। और मोहम्मद यूनुस के हाथों में जब से बांग्लादेश की सत्ता आई है, बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। शेख हसीना के हटने के बाद मोहम्मद यूनुस लगातार चीन और पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ाने में लगे हुए और बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथों में खिसकता हुआ दिख रहा है। आतंकवादियों को जेल से रिहा किया जा रहा है और इन सब के बीच चीन के इशारे पर मोहम्मद यूनुस की कठपुतली सरकार भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटी हुई। लेकिन अब खुद यूनुस के साथ ही एक बड़ा खेल हो गया है। बांग्लादेश फिर से तख्ता पलट की तरफ आगे बढ़ रहा है और खबर है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को एक तरीके से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया है और अब वो इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव को लेकर बांग्लादेश की पार्टियों में एक राय नहीं बन पा रही है, इसलिए देरी हो रही। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज्जमान के बीच एक तरीके से दो फाड़ हो गया है। आमने सामने का मामला है, ठन गई है दोनों के बीच। जनरल वकार ने मोहम्मद यूनुस को औकात दिखाते हुए एक क्लियर कट कह दिया है कि जब तक बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। यानी शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाने वाले कट्टरपंथी गैंग में ही अब गैंगवार शुरू हो गया है। वहीं चीन के साथ मिलकर मोहम्मद यूनुस जो भारत के खिलाफ खिचड़ी पका रहे थे, उसकी हांडी भी अब फूट गई। चीन के दौरे पर गए मोहम्मद यूनुस ने चीन से संबंध मजबूत करने के लिए भारत के चिकन नेक को काटने का या उसका जिक्र किया। थोड़ा इशारों में बात हुई थी, लेकिन इशारा यही था कि हम चाहें तो चिकन नेक को एक तरीके से निशाना बना सकते हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने डायरेक्ट मैसेज दिया है कि अगर बांग्लादेश की गर्दन मरोड़ दी गई तो चिकन नेक की तरह उसका भी फड़फड़ाना मुश्किल हो जाएगा। जमीनी रास्तों से होने वाले बांग्लादेश के कारोबार पर पहले ही स्ट्राइक हो गई और अगर बांग्लादेश का चिकन नेक कट गया तो 3 टुकड़े में बट जाएगा। हिमंत बिश्व शर्मा ने मोहम्मद यूनुस के नाम कितना कड़ा पैगाम दिया है, पहले इसे सुनिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों मोहम्मद यूनुस को अपनी कुर्सी डगमगाती दिखाई दे रही। আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ দুটা চিকেন নেক আছে। গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো দুটা চিকেন নেকক হামলা দিম। আমাৰ যেটো চিকেন নেক আছে মেঘালয় দি চিটাগং পোৰ্টত, সেইটো চিকেন নেক আমাৰ চিকেন নেকতকৈ সৰু। ৰিং এটা দলিয়ালেই পাই যায়। ইণ্ডিয়া এখন কিমান শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ तातो आपनालोके अंदाज ऑपरेशन सिंदूरते पाइसे। तो दरअसल अंदर की खबर यह है कि चीन बांग्लादेश के लालमोनिरहाट में बहुत पुराने एयरबेस को, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जमाने का एयरबेस है, उसको फिर से शुरू करने में उसकी मदद कर रहा है। और लालमोनिरहाट एयरबेस ब्रिटिश काल का है और भारत के लिए इसकी लोकेशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये एयरबेस भारत की सीमा से मात्र 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जमीन से ये 135 किलोमीटर दूर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत का चिकन नेक कहा जाता है और चिकन नेक यानी कि एक बहुत सकरा जमीनी रास्ता जो कि मुर्गे की गर्दन जैसा दिखता है या उसी की तरफ पतला होता है। और भारत का एक चिकन नेक सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी एक चौड़ा एक गलियारा है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। और यही कॉरिडोर सिविलियन और सेना दोनों को एक तरीके से आने जाने का रास्ता इसी से होकर गुजरता है और बाकी का जो पूर्वोत्तर भारत है वो इसी के जरिए शेष भारत से कनेक्टेड है। कहा जाता है कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा आ जाए तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को दुश्मन एक तरीके से काट सकता है। और चीन, जब मोहम्मद यूनुस चीन पहुंचे
तो उन्होंने एक तरीके से इशारों इशारों में इसी की तरफ इशारा किया था और जिक्र किया था। यूनुस का कहना था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बांग्लादेश की जमीन से घिरा हुआ है और बांग्लादेश के रास्ते ही ये राज्य समंदर से जुड़ सकते हैं। यानी यूनुस इस बात की धमकी दे रहे थे कि अगर सिलीगुड़ी चिकन नेक न रहे तो बांग्लादेश के रास्ते भारत के नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा जा सकता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और चीन को कैसे मात मिली है, इसका मोहम्मद यूनुस को बाकायदा इसका इल्म हो गया होगा। वहीं बांग्लादेश के आर्मी चीफ को भी यह बात अच्छे से पता है कि भारत का चिकन नेक हमारी कमजोरी नहीं, हमारी बहुत बड़ी ताकत है। और वहां ब्रह्मोस से लेकर S-400 तक की तैनाती है और दुनिया की कोई ताकत चिकन नेक को के पास पहुंच भी नहीं सकती, फटक नहीं सकती। उसके पहले उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, मटिया मेट कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, 8 और 9 मई हमारी सेना के ने इस चिकन नेक पर जो तीस्ता प्रहार के नाम से युद्धाभ्यास किया, वो एक तरीके से बांग्लादेश और चीन को एक तरीके से चेतावनी थी कि इस तरफ अगर आंख भी उठाकर देखा तो अंजाम बुरा होगा। और रही बात चिकन नेक की, तो बांग्लादेश को इसकी अहमियत बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि बांग्लादेश में एक दो नहीं, भारत एक नहीं, ऐसे 2 चिकन नेक है बांग्लादेश में, जिसका जिक्र अभी हेमंत विश्व शर्मा कर रहे थे। और अगर उनके चिकन नेक को काट दिया जाए तो कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। आपको मैप पर जरा दिखाते हैं कि बांग्लादेश के इन दोनों कमजोर गर्दन को अगर मरोड़ दिया जाए तो बांग्लादेश की कैसे जान निकल जाएगी। जरा एक बार देखिए, ये जरा भारत का ये नक्शा है और ये पूर्वोत्तर का इलाका है। जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश है, और ये जो बांग्लादेश का आप ये इलाका देख रहे हैं, ये यहां से यहां, ये पश्चिम बंगाल है और ये मेघालय है भारत का, जो ब्लू में आप देख रहे हैं नक्शे में। और ये जो बीच का हिस्सा देख रहे हैं ये सिर्फ 75 किलोमीटर है। और ये जरा देखिए इसको, ये रंगपुर डिवीजन कहलाता है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा इलाका, ये बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन है, और जो कि यहां नक्शे में हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। अगर यहां से भारत की फौज अगर यहां से चले तो 2 से 3 दिन में वो इस पूरे इलाके को, इस इलाके को काट सकती है बांग्लादेश से। और ये पूरा इलाका जो ये भारत का चिकन नेक, जिसको ये आप इसको इस रूप में देख रहे हैं यहाँ पे, ये इतने चौड़ी पट्टी में तब्दील हो जाएगा। एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत मजबूत वो बन जाएगा। और दूसरा जो चिकन नेक है उसको देखिए, ये जो चटगांव का इलाका है, ये अगर देखा जाए तो यहां पर ये इस नक्शे में थोड़ा ये छोटा है, लेकिन अगर आप गौर से अगर देखेंगे तो ये जो भारत का त्रिपुरा जो राज्य है, वो त्रिपुरा से ये जो चटगांव का जो के पास का समंदर का इलाका जो है वो सिर्फ 30 किलोमीटर है, सिर्फ 30 किलो, दक्षिण त्रिपुरा से सिर्फ 30 किलोमीटर। और अगर भारत की सेना चाहे तो कुछ घंटे के ऑपरेशन में ये यहां से आसानी से ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये जो चटगांव CHT जिसको बोलते हैं, चटगांव हिल ट्रैक, ये इसको कुछ घंटे के ऑपरेशन में काट सकती है। और ये जो देखिए ये चटगांव, और आपको पता है कि ये बांग्लादेश का वो इलाका है जहां पर कि आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो चकमा, राजवंशी, त्रिपुरी और इस तरह के, और बड़ी संख्या में हिंदू, इस तरह के लोग रहते हैं। और आज़ादी के समय भी ये सारे लोग बांग्लादेश के साथ मिलने को तैयार नहीं थे, वो भारत के साथ मिलना चाहते थे। और आज भी वहां इसको लेकर आंदोलन चलता रहता है, रिसेंटमेंट है। अगर भारत चाहे तो एक झटके में इसको बांग्लादेश से अलग कर सकता है। इसलिए अगर बांग्लादेश की सेना या बांग्लादेश के हुक्मरान सोच रहे हैं कि वो भारत के साथ कोई दुस्साहस करेंगे और चिकन नेक की तरफ अगर आंख भी उठाकर देखेंगे तो कुछ घंटे के ऑपरेशन में भारतीय फौज उनका वो हाल कर देगी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और एक चिकन नेक तो छोड़िए, उसके दो गर्दनें हैं और दोनों को मेटने में कोई घंटों का भी वक्त नहीं लगेगा।